सो हेलो एवरीवन। आज एक हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स के अंदर ही आता है, सबसेट है। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये बाकी सारे जो हमारी ब्रांचेज हैं उनसे अलग है, तो इसे हम एक सेपरेट उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पहला लेक्चर है आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। क्या होता है, कोई भी फ्रेम क्या होता है? ठीक है, जिसके उसको हम एक रेफरेंस मान के किसी भी जगह की पोजीशन बता सकें, या कुछ भी चीज़ हम मेज़र करते हैं तो एक फ्रेम के अंदर करते हैं, तो उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं। ए प्लेस फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशंस आर मेड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन फिजिक्स ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कोऑर्डिनेट सिस्टम with respect to which you can measure a special position of it to measure the time of event a clock is attached। एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, पता है आपको, कई तरह के सिस्टम होते हैं। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया हमारा, स्फेरिकल हो गया, सोलर और हमारा सिलेंड्रिकल हो गया। तो वो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ कर लेते हैं। बाकी अगर आपको टाइम भी मेज़र करना है तो आप फ्रेम के अंदर ये क्लॉक सेट कर सकते हो। ठीक है, तो क्लॉक क्या करेगी, वो पर्टिकुलर इवेंट्स पे हमारी टाइम मेज़र करेगी। ठीक है, अब फ्रेम भी हमारे दो तरह के होते हैं। इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं। हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर STR में बस इनर्शियल फ्रेम्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं? जो कि नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम्स होते हैं, जिसके अंदर एक्सीलरेशन नहीं होता, या तो रेस्ट में होंगे या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, वो होते हैं इनर्शियल फ्रेम्स, नॉन एक्सीलरेटेड वंस। और इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर हमारे न्यूटन्स जो लॉ होते हैं, जितने भी हैं हमारे न्यूटन्स मैकेनिक्स के, वो सब होल्ड करते हैं। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, नॉन इनर्शियल की बात नहीं करेंगे। उसमें क्या है कि हमारा कोई फ्रेम एक्सेलरेटेड है, अगर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। तो ए नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, ये डेफिनेशन हो गई। टू फ्रेम्स आर सेड टू बी इनर्शियल इफ दे आर एट रेस्ट और मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तो दो फ्रेम हम इनर्शियल कब कहेंगे, या तो दोनों दोनों रेस्ट में है, या फिर एक किसी के रेस्पेक्ट में दूसरा मूव कर रहा है, रिलेटिव स्पीड जो है उसकी वो कांस्टेंट है। ठीक है, तभी हम क्या बोलेंगे कि वो दो फ्रेम्स जो है हमारे इनर्शियल हैं। ठीक है, तो आपके फ्रेम्स की डेफिनेशन वगैरह तो पता लग गई होगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी हमारी क्या होता है कि जब इनर्शियल फ्रेम्स की हम बात करते हैं तो गैलीलियो ने हमारी कुछ इक्वेशंस दी थी कि जब दो फ्रेम मूव कर रहे होंगे तो फिर अगर एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के अंदर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, अगर वो मूव कर रहा है तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले गैलीलियो ने ही ये दी थी थोड़ी सी इक्वेशंस, तो उसके अंदर फिर कुछ फॉल्ट्स आ गए थे, वो भी हम देखेंगे। तो उसके बाद हमारे आइंस्टीन्स की आई थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, देन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आए थे। तो उन्हें धीरे धीरे पढ़ेंगे किस तरह से। सबसे पहले गैलीलियो का आया था। तो मान लो ये हमारा कोई एक फ्रेम है। ठीक है, ये हम रेस्ट पे मान लेते हैं। तो इसे रेस्ट पे मानेंगे तो फिर दूसरा जो मूविंग फ्रेम है वो किसी एक स्पीड v से मूव कर रहा है। तो दोनों नॉन इनर्शियल फ्रेम्स होंगे, दोनों इनर्शियल। ठीक है, ये v स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, कंसिडर टू इनर्शियल फ्रेम्स s एंड s प्राइम। ये s है, ये s प्राइम है। s इज स्टेशनरी फ्रेम वाइल s प्राइम इज मूविंग फ्रेम। इनिशियली t इक्वल टू टी नॉट पे। ठीक है, बहुत रेफरेंस जो बहुत फ्रेम्स है हमारे आर कोइंसाइडिंग, दोनों दोनों एक ही जगह पे थे, एक पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन जैसे टाइम स्टार्ट हुआ तो एस जो प्राइम है हमारा फ्रेम, वो एक्स डायरेक्शन में स्पीड वी से मूव कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कोऑर्डिनेट्स कैसे सेट होंगे, अगर हम एस के अकॉर्डिंग देखें इस पॉइंट के, तो एक्स वाई जेड और टी टाइम पे था। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। वहीं एस प्राइम के अंदर किसी भी टी टाइम पे अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे तो आप इस डिस्टेंस को देखो। सबसे पहले तो ये एक्स है यहाँ तक, तो ये पहले फ्रेम में तो एक्स है। अगर टी टाइम पे देखेंगे तो ये दूसरा वाला फ्रेम हमारा वी टी डिस्टेंस आगे चला जाएगा। तो अगर ये वाला कोऑर्डिनेट्स होगा एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये एक्स माइनस ये डिस्टेंस होगी वी टी, तो इसे माइनस कर देंगे तो दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा एक्स प्राइम। तो एस प्राइम के अंदर क्या है, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, टी प्राइम, ये कोऑर्डिनेट्स है। तो इसमें एक्स प्राइम कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वी टी हो जाएगा। इन गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या है, टाइम को इनवेरिएंट मानते हैं, टाइम चेंज नहीं हो रहा, टाइम सारे फ्रेम्स में सेम है। ठीक है, तो ये भी इसका फॉल्ट था, लेकिन कोई नहीं, उस टाइम पे इतना पता नहीं था इन लोगों को। इन गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इट इज़ एज्यूम द टाइम रिमेन्स इनवेरिएंट, तो टी इक्वल टू टी प्राइम होगा इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। टाइम इज़ कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल, टाइम को यूनिवर्सल कंसिडर किया जाता गैलीलियो के अंदर। ठीक है, तो वाई प्राइम क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड प्राइम जेड हो जाएगा, क्योंकि ये बस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
तो देखो अब आप ये बोलोगे कि ये खाली हम ये एक्स ही क्यों कंसिडर करते हैं, तो ये इसका बहुत ईजी सा आंसर है कि कोई भी कैलकुलेशन हो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर तुम नॉर्मल देखोगे ना, तो कोई भी एक फ्रेम दूसरे के उसमें अगर मूव कर रहा है तो उस डायरेक्शन को एक्स मान लो और फ्रेम को उस हिसाब से सेट कर लो, तो बस एक ही कोऑर्डिनेट्स में निकालना पड़ेगा, बाकी सब तो चेंज होंगे ही नहीं। जैसे मान लो अगर इस तरह से मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन को एक्स मान लो, ठीक है। तो इसी में ही फिर क्या आएगा, एक्स ही कोऑर्डिनेट आएगा, वाई सेम है, जेड सेम है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं। आपको चीज़ें इस तरह से सॉल्व करनी है कि ताकि हमारी कैलकुलेशंस ईजी हों, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम आ जाए, किधर कोई मूव कर रहा है, उसमें एक एक्स डायरेक्शन आपकी चॉइस है, आप कोई भी डायरेक्शन हो आप अपने हिसाब से एक्स को सेट कर सकते हैं, ठीक है। इधर को मूव कर रहा है तो उसे एक्स मान लो, फिर वाई इधर को मान लो, जेड इधर को मान लो, ठीक है। तो वाई प्राइम वाई रहेगा, जेड प्राइम जेड रहेगा और टी प्राइम टी रहेगा इसके अंदर, ठीक है। बस एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वो क्या है, एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, ठीक है। तो अगर इसी के अंदर हम वेलोसिटी वगैरह की बात करें, ये तो हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट्स था, ठीक है। गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर वैलिड इन नॉन रिलेटिविस्टिक रेजिम। तो ये जो गैलीलियो की जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस थी, ये केवल नॉन रिलेटिविस्टिक रेजिम के अंदर वैलिड रहती हैं। मतलब रिलेटिविस्टिक रेजिम वो होता है जिसके अंदर किसी पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंच जाए तो उसे हम रिलेटिविस्टिक बोलते हैं। तो वो उसके अंदर वैलिड नहीं है गैलीलियो की ट्रांसफॉर्मेशन। वो कैसे नहीं है वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें, अगर हम ये हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट मिल गया था, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे टाइम के साथ तो स्पीड मिल जाएगी। तो डी एक्स प्राइम बाई डी एक्स बाई डी टी माइनस वी से फिर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, ये आ जाएगा हमारा, यहाँ वी बचेगा, टाइम के साथ करोगे तो वी टी का वी रह जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, यू एक्स प्राइम हो जाएगा, ये यू एक्स हो जाएगा माइनस वी हो जाएगा। तो यू एक्स प्राइम क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन एस प्राइम फ्रेम, ठीक है। इस फ्रेम के अंदर क्या है, और यू पी एस क्या है, पार्टिकल की स्पीड इन एस फ्रेम, ठीक है। माइनस वी क्या होती है, ये जिस स्पीड से ये दूसरा वाला फ्रेम हमारा मूव कर रहा है इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर आप इसे थोड़ा गौर से देखोगे ना, तो ये वही फॉर्मूला है जो आपने 11th-12th में पढ़ा होगा रिलेटिविस्टिक स्पीड में, जहाँ वी ए रेस्पेक्ट टू बी निकालनी है तो वी ए माइनस वी भी हो जाता था, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की अगर आपको स्पीड निकालनी है ना रिलेटिव, तो आपको 3 फ्रेम्स चाहिए होते हैं, ठीक है। 3 फ्रेम्स चाहिए होते हैं, ठीक है। कैसे फ्रेम्स, 3 कैसे चाहिए होते हैं। अब मान लो आपको ए और बी दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। और एक आपको तीसरा एक यूनिवर्सल फ्रेम मतलब ऐसा रखना पड़ेगा जिसके हिसाब से कांस्टेंट बनाए रहे, क्या मतलब उसको हम रेस्ट में मानेंगे, बाकी 2 मूव कर रहे होंगे और एक के रेस्पेक्ट में दूसरा निकाल सकते हैं। जैसे पार्टिकल हमारा इसके अंदर है, ठीक है। तो एस प्राइम की हमें एस प्राइम के रेस्पेक्ट में वी स्पीड से जा रहा है, यू पी एस प्राइम, तो वो किसके इक्वल है, यू पी एस के माइनस वी एस प्राइम एस के, ठीक है। तो कोई भी एक पार्टिकल है जो इसके अंदर मूव कर रहा है, इसके अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसकी स्पीड हमें किसके रेस्पेक्ट में बतानी है, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में बतानी है, ठीक है। एस प्राइम के रेस्पेक्ट में बतानी है। तो क्या होगा, इसे हमने रेस्ट मान रखा है, तो उस पार्टिकल की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू दिस, फिर इस फ्रेम की रेस्पेक्ट स्पीड विद रेस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। उसे क्या है, दोनों को माइनस कर देंगे, यही तो हुआ है यहाँ पे। पार्टिकल की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू एस रेस्ट वाला माइनस एस प्राइम की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू एस, तो हमें क्या मिल जाएगी, पार्टिकल की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम मिल जाएगी। तो सेम वही फॉर्मूला है, वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो वो यहीं से आता है वो फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ये एक अर्थ है, इसे हम बिल्कुल रेस्ट में मान लेते हैं। तो अब ये ए इधर को जा रहा है इस स्पीड से, बी जा रहा है इधर को इस स्पीड से, तो हमें वी बी ए निकालना है, तो वी बी माइनस वी ए करोगे, ठीक है। और वो कैसे आता है, वी बी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वी ए विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। यही वाला सीन है, 3 फ्रेम चाहिए होते हैं हमें रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए, ठीक है। तो वी ए रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वी ए विद रेस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वी बी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इतना कुछ ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। इसे वेलोसिटी एडिशन फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। इफ़ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अप्रोचेज टू द सी। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से जो गैलीलियो का हमारा वो रिलेवेंट नहीं होता, ये जो ट्रांसफर इक्वेशन है इन रिलेटिविस्टिक रिजीम। अगर पार्टिकल की स्पीड सी के आसपास पहुंच जाए, ठीक है, गैलिलियन जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं बिकम इररिलेवेंट। कैसे, मान लो कोई एक पार्टिकल पी है, मतलब पार्टिकल क्या, फोटोन है, वो एस प्राइम फ्रेम के अंदर मूव कर रहा है उस सी स्पीड से, ठीक है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमें इसके अंदर निकालनी है वी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू एस, ठीक है।
या हम बोल दें अगर पार्टिकल की स्पीड एस प्राइम में निकालनी है वी यू पी एस प्राइम, वो क्या हो जाएगा यू पी विद रेस्पेक्ट टू एस माइनस यू एस प्राइम एस, ये हो जाएगा रिलेटिव स्पीड के फॉर्मूले से। अब पार्टिकल की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू एस प्राइम क्या है, सी दे रखी है, इसके अंदर मूव कर रहा है सी से, वो सी इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और यू एस प्राइम एस, ये जिससे ये पूरा फ्रेम मूव कर रहा है। तो यहाँ से पार्टिकल की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू एस के हिसाब से क्या आ जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा सी प्लस यू एस प्राइम एस। अब यहाँ तुम देखोगे कि पार्टिकल की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू एस विल बी ग्रेटर दैन सी, इसके अकॉर्डिंग तो वही होनी चाहिए, लेकिन ये तो वैलिड ही नहीं है क्योंकि हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट रहती है, तो वो कैसे इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए ये वैलिड नहीं होता। दिस इक्वेशन इज टेलिंग दैट वेलोसिटी ऑफ फोटोन इन द एस फ्रेम इज ग्रेटर दैन सी, विच इज़ इम्पॉसिबल। इट मीन्स गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैन नॉट हैंडल रिलेटिविस्टिक मोशन। To overcome this problem, Einstein proposed his two postulates which led to the foundation of special theory of relativity. इसी को ओवरकम करने के लिए फिर हमारे आइंस्टीन्स की हमारी जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन और ये सारी आई थी, पोस्टुलेट्स आए थे, उसके बाद ही आए थे। तो ये बेसिक चीज़ है, 3 बॉडीज़ नीडेड फॉर द रिलेटिविस्टिक मोशन। अगर रिलेटिविस्टिक मोशन हो रहा है तो हमें 3 बॉडीज़ चाहिए होती हैं, ठीक है, तभी हमारी स्पीड्स निकलती हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया था, एक रेस्ट हो गया, एक मूविंग हो गया, इस तरह से। तो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखते हैं, आइंस्टीन्स STR। Einstein revised the classical ideas of relative motion in 2 ways. He was saying that there is nothing like absolute rest frame. It means absolute motion is meaningless. पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर कहीं पे भी कोई भी एक ऐसा फ्रेम नहीं है जिसे हम एब्सोल्यूट फ्रेम कह सकें। हर कोई एक दूसरे के फ्रेम में रिलेटिव है, ठीक है, तो वैलिड है ये बात तो, ठीक है। किसी भी उसके अंदर हम देखें तो एक चीज़ को अगर तुम मानोगे तो दूसरा, अगर उसे दूसरे पहले वाले को रेस्ट में मान लोगे तो दूसरा उसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा होगा, पहले वाले तो दूसरा मूव कर रहा होगा, सब चीज़ रिलेटिव है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला, ये पोस्टुलेट नहीं है, पोस्टुलेट अभी आ गया। आइंस्टीन इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ स्पेस टाइम। आइंस्टीन ने बोला कि टाइम यूनिवर्सल नहीं है, स्पेस टाइम का मतलब स्पेस का टाइम, तो स्पेस के अंदर अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे अलग अलग टाइम है, ये स्पेस मतलब आइंस्टीन ने बोला स्पेस टाइम को इंट्रोड्यूस करते हुए। टाइम इज़ नॉट यूनिवर्सल, इट डिपेंड्स ऑन स्पेस कोऑर्डिनेट्स, दैट इज स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम सेम रहेगा, दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। स्पेस में किस जगह पे मेजर कर रहे हो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है टाइम का, ठीक है। एंड क्रिएटिंग ए न्यू नोशन कॉल्ड स्पेस टाइम, ये आइंस्टीन ने बोला था, काफ़ी क्लासिक लगता है। तो आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। इट सेज दैट लॉज ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस फ्रेम्स। सभी इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर जो फिजिक्स के लॉज हैं वो सेम रहेंगे, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट बोलता है कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस एंड वैक्यूम रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ सोर्स, द ऑब्जर्वर और द रिलेटिव मोशन। कुछ भी हो रहा हो, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, कोई किधर कोई भाग रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्पीड ऑफ लाइट पे। किसके अंदर, ये बात नोट करने वाली है, फ्री स्पेस और वैक्यूम के अंदर कांस्टेंट रहती है, मीडियम के अंदर नहीं, मीडियम के अंदर चेंज होती है, कम हो जाती है स्पीड, ठीक है। वो हम देखते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देते हैं तो हमें किसी भी मीडियम के अंदर वो मिल जाती है स्पीड, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ वेव्स, तो वेव ही तो है ये भी। तो ये याद रखना, फ्री स्पेस और वैक्यूम के अंदर कांस्टेंट रहती है, ये था पोस्टुलेट। ऑन द बेसिस ऑफ 2 पोस्टुलेट्स ही डिराइव्ड हिज वेलोसिटी एडिशन रूल विच इज़ एज फॉलोज। इन्हीं पोस्टुलेट्स के बेसिस पे उसने, आइंस्टीन ने, उन्होंने वेलोसिटी एडिशन रूल दिया, ये हमें याद रखना है। ये मतलब ऐसा समझ लो, ऐसा फॉर्मूला है कि आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया हो। यू ए की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू वी, यू स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, थर्ड फ्रेम चाहिए, यू ए विद रेस्पेक्ट टू वो थर्ड फ्रेम ई माइनस यू बी विद रेस्पेक्ट टू वो थर्ड फ्रेम ई डिवाइड बाई 1 माइनस यही वाला यू ए ई यू बी ई डिवाइड बाई सी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो अगर एक फ्रेम हम तीन बॉडी चाहिए हमें निकालने के लिए स्पीड, तो अर्थ को अगर हम यहाँ पे रेस्ट मान लें, अगर हमें ए की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू अर्थ गिवन है, बी की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू अर्थ गिवन है, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, बी की विद रेस्पेक्ट टू ए की विद रेस्पेक्ट टू बी, कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कैसे होगा, अब बी की विद रेस्पेक्ट टू ए निकालनी है तो बी विद रेस्पेक्ट टू ई माइनस ए ई डिवाइड बाई 1 बाय इन दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड बाई सी स्क्वायर, और ये क्या है, इक्वल होगा यू बी ए विल बी माइनस यू ए बी, ठीक है। इसकी जितनी स्पेक्ट्रम होगा माइनस के उतना ही इसके इक्वल होगा। ऐसे अगर तुम्हें निकालना हो
अर्थ की निकालनी हो विद रेस्पेक्ट टू ए, तो तीसरा फ्रेम रख दो बस, यू ई विद रेस्पेक्ट टू बी माइनस ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वन माइनस इन दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड सी स्क्वायर। ऐसे ही अगर अर्थ की निकालनी हो विद रेस्पेक्ट टू बी, तो अर्थ विद रेस्पेक्ट टू ए माइनस बी रेस्पेक्ट टू ए डिवाइड बाय, मतलब तीसरा फ्रेम इंट्रोड्यूस कर देना तो रिलेटिव स्पीड आपको मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूले तो आपको याद रखने हैं, ये बहुत यूज़ में आएंगे, डायरेक्ट ऐसे ही याद रख लो इन्हें, और याद करना भी कोई टफ थोड़ी है, बस तीसरा फ्रेम इंट्रोड्यूस कराना है, रेस्पेक्ट में निकाल देना है। अब इसके बेस पे हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए किस तरह से हम निकाल रहे हैं स्पीड वगैरह। तो पहला क्वेश्चन है, इन द लेबोरेटरी फ्रेम ए पार्टिकल पी ऑफ रेस्ट मास एम नॉट इज़ मूविंग इन द प्लस एक्स डायरेक्शन। लेबोरेटरी फ्रेम हमने कोई एक माना, कोई एक फ्रेम है, उसके रेस्पेक्ट में एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, जिसका रेस्ट मास एम नॉट है, विद स्पीड पाई बाई 19 सी, ये सी है, ठीक है। तो ये वाला पार्टिकल है, ये लेबोरेटरी फ्रेम मान लिया हमने अर्थ पे, ये कितना 5/19 है, ये 5/19 है, ठीक है, इसे पाई नहीं है, ये 5/19 सी से, ठीक है। आइडेंटिकल इस फिर एक दूसरा पार्टिकल है क्यों, ठीक है, वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो अगर ये हमने प्लस एक्स मानी है तो ये वाली इधर को होगी किस स्पीड से, 2/5 सी, ठीक है, ये क्यों है। अब हमें निकालना है स्पीड ऑफ पार्टिकल पी इन रेस्ट फ्रेम ऑफ द पार्टिकल क्यू। तो पी की स्पीड इसके रेस्ट फ्रेम में निकालनी है, तो मतलब पी की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू क्यू निकालोगे, ठीक है। तो यू पी रेस्पेक्ट टू पी विद रेस्पेक्ट टू क्यू क्या होगा फॉर्मूला इसका, यू पी ई माइनस यू क्यू ई डिवाइड बाई 1 माइनस यू पी क्यू ई डिवाइड बाई सी स्क्वायर, यही तो होगा। और यू पी पार्टिकल की अर्थ के रेस्पेक्ट में कितनी है, ये है, क्यू पार्टिकल की अर्थ के रेस्पेक्ट में कितनी है, ये है, सीधी वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है। और क्वेश्चन में अगर समझने देखें तो क्यू के रेस्पेक्ट में निकालनी थी, मतलब क्यू को रेस्ट कर देंगे तब इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है, ये था एक्चुअल क्वेश्चन। तो रेस्ट करने का मतलब है कि इसके ऊपर अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा है तो उसे इसकी स्पीड कितनी दिखाई देगी, तो वो है पी की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है जिसका मास m है एंड वेलोसिटी c/2 जेड कैप है, इज मूविंग टुवार्ड्स ए वॉल, एक वॉल की तरफ को मूव कर रहा है। द वॉल इज मूविंग विद ए वेलोसिटी c/3 जेड, वॉल भी मूव कर रही है c/3 जेड कैप से। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट सफर्स एन इलास्टिक कॉलिजन इज v जेड कैप विद v इज इक्वल टू। तो हमें बताया है कि एक पार्टिकल है इस वॉल की तरफ को मूव कर रहा है c/2 जेड कैप स्पीड से, ठीक है, c/2 जेड कैप इज मूविंग टुवार्ड्स ए वॉल। तो इस पार्टिकल की स्पीड एक रेस्ट फ्रेम के अकॉर्डिंग दी हुई है, ये अर्थ है हमारी, ये कुछ भी मान लो एक रेस्ट फ्रेम, ये हवा के अंदर है, ये भी हवा के अंदर है, तो इसकी अर्थ के अकॉर्डिंग पी किससे मूव कर रहा है, c/2 जेड कैप से, और वॉल भी अर्थ के अकॉर्डिंग किस स्पीड से जा रही है, c/3 जेड कैप से इधर को जा रही है, ठीक है। इसे हम रेस्ट फ्रेम मान रहे हैं, तीसरा वाला जो हमारा अर्थ है, ठीक है। अभी हमारा क्या निकालना है, अब ये पार्टिकल जो है इससे कोलाइड करेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, साफ पता चल रही है। तो जब ये इससे कोलाइड करेगा और उसके बाद ये पीछे की तरफ मूव करेगा, तो ये v स्पीड से बैक आ रहा है, v जेड कैप, तो हमें v की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो द बॉल इज मूविंग इतने, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर सफर्स एन इलेक्ट्रिक कॉलिजन इज दिस, ठीक है। तो हमें v की वैल्यू बतानी है, तो v भी हमें अर्थ के रेफरेंस में ही बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले पार्टिकल की स्पीड गिवन है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ c/2 जेड कैप, वॉल की स्पीड गिवन है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ c/3 जेड कैप। अगर पार्टिकल की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू वॉल निकालोगे तो क्या आएगी, v/p/w इक्वल टू v/p/e माइनस v/w/e डिवाइड बाई, इस तरह से यही आएगा। तो अब पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू वॉल आ गया c/5 जेड कैप, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जिससे ये कोलाइड करेगी इलास्टिक कॉलिजन है उतनी स्पीड से वापस आएगी वॉल के रेस्पेक्ट में। तो अगर c/5 से जा रही है इसके अकॉर्डिंग, तो c/5 से इधर को आएगी, तो v पार्टिकल की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वॉल क्या हो जाएगी, माइनस c/5 जेड कैप हो जाएगी, इधर को जा रही है ना। और वॉल की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू अर्थ कितनी है हमारी, c/3 जेड कैप है। अब हमें चाहिए क्या, हमें v पार्टिकल चाहिए विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, v/p क्या होगा, v/p विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, v/p विद रेस्पेक्ट टू अर्थ चाहिए, तो तीसरा फैक्टर लेके आएंगे, तीसरी बॉडी जो कि हमारी वॉल, v/p/w माइनस v/e/w डिवाइड बाय 1 माइनस ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो v/p/w कितना है हमारा, ये है माइनस c/5, और v/e/w क्या है हमारा, ये w ही है तो माइनस हो जाएगा, v/e/w निकालना है तो ये आ गया माइनस c/3, माइनस तो रहता ही, माइनस c/3 आ जाएगा तो प्लस c/3,
और ये अगर तुम कैंसिल आउट करके देखो तो C/7 आ जाएगा, ठीक है, C/7 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ देखें तो हाँ C/7 आएगा। तो इस स्पीड से पार्टिकल मूव करेगा इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे तो C/3, एक मिनट, हाँ ठीक है, सॉल्व कर लेना, यही वैल्यू आएगी, तो यही इसका आंसर है C/7, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट देखते हैं, आज के लेक्चर का लास्ट होगा ये। स्पेसशिप इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी 0.7 c अवे फ्रॉम ए स्पेस स्टेशन। तो हमने एक स्पेस स्टेशन बना लिया, एक रॉकेट है वो मूव कर रहा है, इस जिधर कोई मूव कर रहा है उसे एक्स डायरेक्शन मान लिया हमने, ठीक है। तो स्पेसशिप इज एक्स, वो 0.7 c स्पीड से जा रहा है, तो स्पेस स्टेशन के अकॉर्डिंग, स्पेस स्टेशन को टी से दिखाएंगे, इसको आर से, इसको पी से, ठीक है। तो वी ऑफ रॉकेट विद रेस्पेक्ट टू स्पेस स्टेशन टी इज इक्वल टू गिवन है 0.7 c, ठीक है। द स्पेसशिप ejects ए प्रॉब विद ए वेलोसिटी 0.59 c अपोजिट टू इट्स ऑन वेलोसिटी। तो जो प्रॉब को रिलीज़ करता है रॉकेट हमारा स्पेसशिप, वो अपने खुद की उल्टी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में रिलीज़ करता है, किस स्पीड से, 0.59 c से। तो ये स्पीड किसके रेस्पेक्ट में है, रॉकेट के रेस्पेक्ट में निकली है प्रॉब की, ठीक है। तो वी प्रॉब स्पीड विद रेस्पेक्ट रॉकेट क्या है, -0.59 c एक्स कैप, इसके अपोजिट में है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई, अब कुछ भी क्वेश्चन हम निकाल देंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन इन द स्पेस स्टेशन वुड सी द प्रोब मूविंग एट ए स्पीड एक्स सी। तो एक्स की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, तो वो इस प्रोब को किस स्पीड पे निकलता हुआ देखेगा। तो हमें वी पी विद रेस्पेक्ट टू टी बतानी है। तो वी पी टी क्या होगा, वी पी आर माइनस वी टी आर डिवाइड बाई पी आर टी आर डिवाइड सी स्क्वायर। पी आर गिवन है, टी आर निकालना है तो -RT के इक्वल होगा, -0.7 आ जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज़ रखोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व करना, आंसर निकालना, कमेंट में डालो क्या आंसर आया तुम्हारा, ठीक है। तो ये सॉल्व करना, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल को इससे आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।